हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगविन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम लैंगविन्स डायमैग्नेटिक इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी। In 1905, Langevin developed a classical theory to explain diamagnetism known as Langevin theory of diamagnetism. 1905 में लैंगविन ने डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्लासिकल थ्योरी दी थी जिसका नाम है लैंगविन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो जब भी पूछा जाता है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म क्या है, दिस इज जस्ट बेसिकली लैंगविन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म होता क्या है? डायमैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन विच दे डेवलप अ वीक मैग्नेटिक मोमेंट in the direction opposite to the applied magnetic field। डायमैग्नेटिज्म एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर हम इस मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सपोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो डायमैग्नेटिज्म के कारण एक वीक जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में तो उसके ऑपोजिट राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लाइक वी हैव अ मटेरियल हियर। तो अगर मैं इस मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एच अप्लाई करती हूँ तो इसमें इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एच डैश सपोज मैं उसको कह रही हूँ वो प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो न्यू प्रोड्यूस हुई है वो एज कंपेयर टू द अप्लाइड फील्ड वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगी। इसको कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म एक वीकेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म है एंड इसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है। डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बेसिकली सब मटेरियल्स में पाई जाती है, पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर शेल में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास पड़ा है, तो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के कारण डायमैग्नेटिज्म ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। पर डायमैग्नेटिज्म बेसिकली हर जगह पे पाया जाता है, स्पेशली जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें डायमैग्नेटिज्म ऑब्जर्व करने को मिलता है। ओके, तो डायमैग्नेटिज्म अराइज क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करता है लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ बेसिकली क्या था? अगर मेरे पास कोई भी एटम है, ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल मोमेंट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तरीके से वो घूम रहे होंगे। अगर मैं उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो उनमें जो चेंजेस आएंगे उसके कारण एक चार्ज डेवलप होगा जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट होगा, और जो चार्ज ऑपोजिट होगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी उस अप्लाइड के ऑपोजिट होगी। तो इसके कारण डायमैग्नेटिज्म हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। बेसिकली क्या है कि एटम के अंदर ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन्स में जो चेंज आ रहा है उसके कारण एक चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो चार्ज आगे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि अप्लाइड के ऑपोजिट है। लेंज़ेस लॉ भी आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो इस टॉपिक के अंदर। जो अभी मैंने बताया बेसिकली लेंज़ेस लॉ वही है। ओके, लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन एटम इन मैग्नेटिक फील्ड इज dl/dt इक्वल्स टू टॉ। dl/dt रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो किसके इक्वल है? टॉ के। टॉ क्या है? हमारा टॉर्क, जो कि फील्ड बी, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सर्ट करता है ऑन द सिस्टम ऑफ डायपोल्स। मतलब जो कि टॉर्क बी डायपोल पे टॉर्क लगा रहा है वो हमारा टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डायपोल से हमारा मतलब है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब टॉ की वैल्यू होती है म्यू ई क्रॉस बी। सिंपली टॉ क्या होता है? म्यू क्रॉस बी के इक्वल होता है। इस केस में हमने इलेक्ट्रॉन लिया है तो म्यू ई आ गया। म्यू ई क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू ई की वैल्यू जो है फॉर इलेक्ट्रॉन गिवन की जाती है -e/2m टाइम्स एल। एल आपका वही सेम एंगुलर मोमेंटम जो ऊपर यूज़ किया था वही अगेन यूज़ हुआ है। ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं
तो हमारे पास आ जाएगा -E/2m L क्रॉस B। और ये क्या थी, टॉ क्या है इसकी राइट हैंड साइड, तो dl/dt इसके बराबर आ जाएगा -E/2m L क्रॉस B। मतलब हमने पहले 3 को 2 में पुट किया, उसके बाद 2 की वैल्यू 1 में सब्सटीट्यूट करी है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाती है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, द प्रिसीजनल मोशन ऑफ L क्रॉस B। अब प्रिसीजनल मोशन से क्या मतलब है, मतलब जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक्सिस पे तो रोटेट कर रही है, राइट, वो किसी और एक्सिस पे भी बहुत ही स्लोली और सर्कुलर मोशन कर रही है। जस्ट लाइक आप सोच सकते हो जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और वो सन के अराउंड भी रोटेट करती है, वो एक तरीके से प्रिसीजनल मोशन होता है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रिसीजनल मोशन ऑफ L क्रॉस B। ठीक है, ये L क्रॉस B प्रिसीजनल मोशन एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा आएगी, अगर आप यहाँ से L हटा दोगे, EB/2m जो है, ये फैक्टर जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको आप क्या कह सकते हो, लार्मर्स फ्रीक्वेंसी। लार्मर प्रिसीजन ऑफ Z इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हम अभी प्रिसीजनल मोशन पढ़ा था, उसके कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वैल्यू है I = चार्ज मल्टीप्लाई रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। अब चार्ज जो है, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो Z माइनस टाइम्स ZE आ जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, Z क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रेजेंट होंगे, और रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम से हमारा मतलब है फ्रीक्वेंसी। एज वी नो फ्रीक्वेंसी की और एंगुलर मोमेंटम की रिलेशन ये होती है F = ω/2π, राइट, ω/2π। सो यहाँ पे ω/2π आ गया। ओमेगा की वैल्यू पिछले आर्टिकल में, अभी पिछले पेज पे हमने अभी निकाली थी, ओमेगा = 2b/EB/2m। सो राइट, अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। आगे हम क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ऑफ द करंट लूप इज। जो ये करंट लूप बना है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अब हम निकाल रहे हैं। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द लूप। करंट तो यहीं से आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द लूप। अब एरिया ऑफ द लूप निकालने के लिए हमने क्या किया है, एज्यूम किया है रेडियस क्या है, रो है। तो एरिया ऑफ द लूप क्या होती है, सर्कुलर होती है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। अगर रेडियस रो है तो πr² आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, करंट की जगह ये वाली वैल्यू, एरिया ऑफ लूप की जगह ये वाली वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, μ = -ZE टाइम्स 1/2π EB/2m π × ρ², राइट। यहाँ पे हमने क्या किया है, रो का क्या लिया है, एवरेज लिया है। ये जो ब्रैकेट्स होती हैं एवरेज को या मीन को रिप्रेजेंट करती हैं, ओके। अब ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 × 2 = 4। ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई सा करके हमने लिख दिया माइनस एज इट इज, Z एज इट इज, E × E² B, यहाँ से B आया ρ²/4m, ठीक है। अब जो ये ρ² है विद द एंगुलर ब्रैकेट्स, इसकी वैल्यू क्या है, x² + y², ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब हम इसका मतलब थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या बनता है, मीन स्क्वायर। मीन आपको पता ही है कि ये ब्रैकेट्स मीन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। स्क्वायर यहाँ पे पढ़ा है, ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड एक्सिस्ट थ्रू द न्यूक्लियस। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, एक न्यूक्लियस है हमारे पास, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस की जो एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे Z क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बेसिकली x और y कंपोनेंट्स रह जाते हैं, ठीक है। हम इसको डिस्टेंस भी बोल सकते थे, पर हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे Z जो है नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे Z भी प्रेजेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं लगाते हैं उसके साथ, ओके। आगे जो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज होते हैं उनके लिए x, y और z
तीनों का मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, सो दैट द मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने अकेला डिस्टेंस लिखा है तो रो की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर की बात हो रही है। आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, आर का और रो का रिलेशन निकाला है। ये रिलेशन कहाँ से आया है, ये रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। तीनों को एक्स 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 अगर मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे जो हमारे पास रो स्क्वायर वाला था, यहाँ पे भी अगर मैं एक्स और वाई को जो है इक्वल रख देती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगी इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, रो स्क्वायर ओवर 2, एक्स स्क्वायर की जगह रो स्क्वायर ओवर 2, तो मेरे पास क्या आ गया, 3/2 रो स्क्वायर, ठीक है। ये दो इक्वेशंस को यूज़ करके हमने ये वाला जो है इक्वेशन बनाया है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो म्यू पड़ा था उसमें मेरे पास रो फैक्टर था। तो रो की वैल्यू निकालने के लिए 3/2 उधर जाएगा, 2/3 बन जाएगा, 2/3 टाइम्स आर स्क्वायर आ चुका है। तो ये वाली वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 8 में सब्सटीट्यूट करनी है। यहाँ पे रो की जगह पे क्या आ जाएगा, 2/3 आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो 2 है और ये 4 है, ये आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 टाइम्स 3 इज 6। तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस जेड स्क्वायर बी आर स्क्वायर ओवर 6m, राइट। अब हमारे पास आ चुकी है म्यू की वैल्यू। अब आगे हम निकालेंगे डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई की वैल्यू। अब जो डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई होती है, म्यू नॉट एन म्यू ओवर बी के इक्वल होती है। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन जो है नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो अभी हमने निकाली है, बी आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इक्वेशन 11 को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हो, आपके पास क्या आ जाएगी, काई की वैल्यू। सो एज वी अभी जैसे मैंने बताया था, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब काय क्या है, म्यू नॉट एन ओवर बी। म्यू की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट के पीछे से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में बी पड़ा है, वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास काय की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये जो था क्लासिकल लैंग्वेज रिजल्ट था। इसमें अगर आप देखोगे, म्यू नॉट एन जेड ई और एम और 6, ऑफ कोर्स 6, ये सब क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स पड़े हैं आपके पास। तो आपने एक तरीके से काय की वैल्यू निकालने का एक इजी तरीका ढूंढ लिया है। द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यानी कि काय ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज रिड्यूस टू द कैलकुलेशन ऑफ आर स्क्वायर। उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, कितनी हद तक रिड्यूस कर दिया है कि काय की वैल्यू जस्ट आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। अगर आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें सब्सटीट्यूट करो, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास अपने आप ही काय की वैल्यू आ जाएगी। ये सारा टॉपिक मैंने किया है चार्ल्स किटल के बुक से। बुक का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय चार्ल्स किटल। आप बुक को रीड कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फीडबैक्स या फिर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख देना। और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं लास्ट में वीडियो के नोट्स लगा दूँगी। बाय बाय।